हे संघर्षों के राजहंस, हे संघर्षों के राजहंस, अब तुम्हें अपना वजूद बचाना है। रिक्तियां एक आवे या 100 आवे, अब उसमें जगह बनाना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। मैं आज आपके इस बहुप्रतीक्षित शीर्षक के साथ हाजिर हूं, संविधान की प्रस्तावना। देखिए, संविधान की प्रस्तावना पे YouTube पे बहुत वीडियोस हैं, अन्य सामग्रियां भी आपके पास हैं, लेकिन आज मेरा यहाँ आने का मकसद बस यह है कि यह जितना ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, परीक्षापयोगी है, उतना ही ज्यादा विवादित है, कंट्रेडिक्शन है, विभ्रम की स्थिति में है। प्रस्तावना से लेके जो विभ्रम है, उससे बहुतेरे विद्यार्थियों अभ्यर्थियों की शिकायत रहती है कि सवाल गलत हो गए। इसलिए अब ऐसा नहीं होगा, मैं इस संकल्प के साथ आया हूं। उसका निराकरण आगे अभी होगा, लेकिन थोड़ा सा हम लोग पहले इससे रूबरू हो ले, परिचय प्राप्त कर ले। संविधान की प्रस्तावना का कार्यक्रम जब पंडित नेहरू 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, वहां से शुरू होता है और आज की तिथि में यह हमारे संविधान की आत्मा बना हुआ है। इसके बीच की हम पड़ताल करेंगे और उतने में ही आपको यह कंठस्थ हो जाएगा, परीक्षा में आपसे एक भी सवाल गलत नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे आगे चल के 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। जो उद्देशिका थी वह इसका आधार बनी, इसलिए इसका एक नाम उद्देशिका भी है। अंग्रेजी में इसे प्रियम्बल कहते हैं और संविधान की यह कुंजी है, आत्मा है, आप लोग जानते हैं। इसलिए इस प्रस्तावना के कई नाम। जो के.एम. मुंशी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, उन्होंने इसे जन्म कुंडली तक कहा था। जब उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित नेहरू ने इसे पेश किया था, प्रस्तावना का विचार संविधान निर्माताओं ने अमेरिका से लिया था। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारे संविधान में प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया था, गौर करिएगा। और प्रस्तावना की भावना, यानी जो इसमें शब्द हैं, जो इसकी स्पिरिट है, वह संविधान निर्माताओं ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। किससे लिया? ऑस्ट्रेलिया से। थोड़ा सा मैं आपको आगाह करूंगा कि इसमें बहुत तेरे अभ्यर्थी फंस जाते हैं कि विचार क्या है, भावना क्या है। इसको मैं छोटे दृष्टांत से बताता हूं कि भारत के संविधान में भी प्रस्तावना रखी जाए, यह विचार यूएसओ से प्रेरित है। और उसके अंदर क्या रखा जाए, सामग्री क्या हो, मजमून क्या हो, यह चीजें ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ठीक, देखिए, जो प्रस्तावना हमारा उद्घोष करता है कि हम भारत के लोग आज भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आदि आदि, उसमें जो हम शब्द आता है, वी, यह यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है, उससे प्रेरित है यह, उससे आयातित कर सकते हैं। जो वी शब्द है, हम भारत के लोग। गौर करिए, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें 3 तरह के न्याय हैं। 3 तरह के न्याय का वर्णन किया गया है, जो परीक्षाओं में इधर से उधर से जरूर पूछा जाता है। तो यह तीनों न्याय आपको याद होना चाहिए। पहला न्याय है सामाजिक,
दूसरा है आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। और ये भी याद रखिए कि जो ये न्याय की अवधारणा है यह यूएसएसआर से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। वही सोवियत संघ जो 1991 में, दिसंबर 1991 में विकसित हो गया था। उसी के जो दो भाग हैं, यूक्रेन और रूस, ये कभी सोवियत संघ में हुआ करते थे, जिनके बीच आज युद्ध चल रहा है। तो यूएसएसआर से, न कि रूस से, यह जो न्याय का विचार है, तीन तरह के संविधान की प्रस्तावना में न्याय का उपबंध है, यह यूएसएसआर के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया था। आगे चलते हैं। जो स्वतंत्रता है वह चार प्रकार की है। यह आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए कि प्रस्तावना में न्याय तीन प्रकार से है, स्वतंत्रता चार प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यह जो स्वतंत्रताएं हैं यह चार प्रकार की हैं। जो बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, यह फ्रांस से प्रेरित है। फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान निर्माताओं ने इससे प्रेरणा ग्रहण किया। देखिए एक बात और मैं बता दूं लगे हाथ, हमारे संविधान की आलोचना में कुछ लोग कहते हैं कि यह उधार का थैला है। एक अंग्रेज विचारक है सर आइवर जेनिंग्स, उसी ने यह कहा है कि भारत का संविधान उधार का थैला है, लेकिन यह बातें गलत है, यह बातें उचित नहीं है। संविधान निर्माताओं ने उससे अनुप्रेरणा लिया था, हूबहू उसे नहीं रखा है। इसके बारे में अगले वीडियो में गहन चर्चा होगी, ताकि आपको लगेगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, परिचर्चा के दरमियान उभर के आएगा। तो अगले वीडियो में भी उसकी पड़ताल की जाएगी, लेकिन यहां फिर से प्रस्तावना पे हम आते हैं। देखिए यह जो प्रस्तावना है एक उद्घोष करती है, बहुत कम लोग इसे जानते होंगे। जो यह शब्द आता है कि हम भारत के लोग, भारत को, इसमें एक मैसेज प्रतिध्वनित होता है, गौर करिएगा। आपको बता दें प्रसंगवश कि अमेरिका में सबसे ताकतवर सुप्रीम कोर्ट है वहां का। ब्रिटेन में सबसे ताकतवर वहां की पार्लियामेंट है, संसद है। लेकिन आप बखूबी जानते होंगे भारत में सबसे ताकतवर संविधान है। संविधान के ताकतवर होने के बावजूद यह जो पंक्ति है कि हम भारत के लोग, आज भारत को, यह उद्घोष करती है कि भारत की जनता इस संविधान का भी आधार है, यानी भारत की जनता इस संविधान से भी बड़ी है। वैसे परीक्षा में आप ये याद रखिएगा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संविधान है और उसका भी स्रोत भारत की जनता है। 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, वह इतना बड़ा संशोधन था कि उसे संविधान विशेषज्ञों ने, राज्य व्यवस्था के जानकारों ने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तक कहा। परीक्षा में पूछा जाता है गाय बगाए। 42वें संविधान संशोधन से इसमें 3 टर्म जोड़े गए जो बार बार पूछे जाते हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों टर्मों में एक नया टर्म डाल देगा, परीक्षा में पूछेगा कि इसमें से कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया था। तो ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये भी लगे हाथ आप जानते रहिएगा कि प्रस्तावना में संशोधन आज तक एक बार किया गया।
1976 के पहले न इसमें कोई संशोधन हुआ है और न ही 1976 के। यद्यपि ये जो शब्द जोड़े गए, संविधान के विशेषज्ञों का ये मानना है कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन इंदिरा गांधी जी की हुकूमत थी, उन्होंने ऐसा किया। गलत भी नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, वो आगे चल के खुद ब खुद परिलक्षित होता है। स्वाभाविक भी है। मैं एक उदाहरण दे देता हूं आपको। जो पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, अनुच्छेद 28 में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कहा गया है कि किसी भी सरकार से पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म की शिक्षा का वह प्रतिषेध करता है, तो स्वाभाविक है कि पंथ निरपेक्ष है। हर जगह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नीति निर्देशक तथ्यों से लेके अन्य जगह आप देखेंगे समाजवाद की बात करता है, कहीं भी वो व्यक्तिवाद से सहमत नहीं है। तो ये भी सब वैसे ही था, लेकिन फिर जोड़ा गया, इसे भी गलत नहीं कहा जाएगा। इस तरह से यह हमारी संविधान की प्रस्तावना की पूरी रूपरेखा है। लेकिन अब जो हमने आपसे कहा कि इसमें 3 तरह के भी भ्रम हैं। सबसे पहले कि पहला विभ्रम यह है कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है या प्रस्तावना है। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने अपने एक निजी कथन में कहा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा और हृदय है, इसलिए विभ्रम खड़ा हुआ। लेकिन आप ये जानते रहिए, अगर परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं तो आपका उत्तर एकमात्र होगा संविधान की प्रस्तावना। अब मैं लगे हाथ अभी आपको बता देता हूं कि इसका स्रोत क्या है। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के वाद में, जो 1967 में वाद आया था। डी सुब्बा राव जी इसके मुखिया थे। 11 सदस्य थी पीठ, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की थी। उसमें ही सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को आत्मा बताया गया था, और डॉक्टर अंबेडकर का यह निजी मत है। अगर पूछा जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, कुंजी क्या है, तो आपका उत्तर 32 होगा। अगर यह पूछा जाएगा कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की प्रस्तावना है। स्रोत हमने बता दिया कि गोलकनाथ के वाद में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने इससे बात कहा। देखिए, बहुत लोग इस पे चर्चा करते हैं कि इस पे बताइए किस किताब में है, कहां लिखा हुआ है। तो आप उन्हें बताएं कि इसका स्रोत न्यायिक व्याख्या है। जहां संविधान मौन होगा, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होगी, वहां व्याख्या करने का काम सर्वोच्च न्यायालय को मिला है। तो यह आत्मा वाली बात सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से उभर के आई है, तो इसका स्रोत न्यायिक व्याख्या है। तो एक विभ्रम मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे कि खत्म हो गया है कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है। दूसरा विभ्रम है कि यह संविधान का भाग है या नहीं है। तो आपको बता दें, इदरू-बेरुवारीवाद, एस.आर. बोम्मईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 137 के तहत जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार मिला है, उसके तहत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में 1973 में देश की शीर्ष अदालत ने अपनी ही बात को पलटा और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, बल्कि संविधान के निर्वचन में अहम तरीम है, महत्वपूर्ण है। जहां संविधान की भाषा मौन हो जाती है, वहां यह मार्गदर्शक का काम करती है। तो आपका उत्तर अगर किसी भी परीक्षा में पूछा जाएगा तो यह होगा
कि यह प्रस्तावना संविधान का। तीसरा भी भ्रम यह है कि क्या इसे न्यायालय में प्रवर्तित किया जा सकता है, इसकी प्रकृति वाद योग्य है, न्यायालय में चैलेंजेबल है। जैसे नीति निर्देशक तत्व को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, वही मूल अधिकार को दे सकते हैं। तो साथियों याद रखिएगा, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो तीन तरह के ये विभ्रम है। सबसे पहला कि अनुच्छेद 32 न होकर के आत्मा प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, आमुख है। दूसरा, यह संविधान का भाग है, देश की शीर्ष अदालत की इस पे मोहर है, व्याख्या है। तीसरा, यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। इस तरह से अगर आप इन बातों को समेटेंगे तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि प्रस्तावना से अब आपका सवाल गलत होने वाला। चलते चलते मैं आपको होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दूंगा ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे, जो अध्ययन और किताब से जो आपका लगाव हो और प्रगाढ़ हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में साथी जरूर लिखिएगा कि इसका उत्तर क्या है। आपके न उत्तर आने की दशा में मैं अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसका उत्तर जरूर। प्रश्न है कि किसने कहा है कि संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। फिर से सुन लें, किसका प्रकथन है कि संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।